नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम सुर्खियां। संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे। राहुल ने चंदा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन। मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग ढही। 9 मौतें। मरम्मत का काम चलते वक्त हादसा। यूपी में 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। 85 देशों के खरीदार होंगे शामिल। मायावती ने संत रविदास नगर के नाम बहाली का स्वागत किया। सरकार से अन्य जिलों के पुराने नाम बहाल करने की मांग की। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मुश्किलें। आय से अधिक मामले में नोटिस जारी। विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश। कांवड़ मेले में अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। देहरादून की शंकर डेयरी पर आबकारी विभाग का छापा। देशी विदेशी शराब और बियर का जखीरा बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के विकास का व्यापक विजन पेश किया है। मुख्यमंत्री ने 10,500 करोड़ रुपए के यूरिया प्लांट, 461 गांवों तक स्थायी बिजली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्विज्ञान की स्थापना समेत कई अहम परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। बैठक में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और बस्तर के बदलते विकास मॉडल पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल भारत निधि के तहत 2305 नए मोबाइल टावरों को मंजूरी देने का आग्रह किया है। उन्होंने 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। इनमें से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को एनओसी जारी की जा चुकी है, जबकि 88 स्थानों पर प्रक्रिया जारी है। प्रस्तावित टावरों से बस्तर सहित दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और ई गवर्नेंस को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास को लेकर केंद्र सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण मांग रखी। नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बस्तर के लिए विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया। जी, आज हम अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम, जिनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात किए हैं। सभी अधिकारीगण भी उपस्थित थे और जिस तरह से हमारा बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है 40-50 वर्षों के बाद में, वहाँ पर विकास की बहुत आवश्यकता है और विकास के दृष्टिकोण से आवागमन की सुविधा सबसे पहले आवश्यक है। विष्णुदेव साय जी, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और अब तो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ है। उप मुख्यमंत्री विजय जी, जिनके पास ग्रामीण विकास विभाग भी है, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर आज उनसे बहुत सार्थक चर्चा हुई है। बस्तर जहां शांति है, वहां विकास की नई गाथा लिखनी है और इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से वहां सड़कें बने, क्योंकि बस्तर की अपनी एक अलग स्थिति रही है। कई वर्षों तक वहां काम नहीं हुआ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर बस्तर संभाग के विकास को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपा है। राज्य सरकार ने बस्तर के दूर दराज और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र से आर्थिक सहयोग मांगा है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत बस्तर क्षेत्र के 7 जिलों के 461 पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों में ग्रिड आधारित बिजली पहुंचाने की बड़ी योजना तैयार
की गई है। इस पूरी परियोजना की कुल अनुमानित लागत 973 करोड़ रुपए है, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 435 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। पटियाला के सनौर स्थित शहीद उधम सिंह नगर पार्क में शहीद उधम सिंह के 86वें आपको बता दें सनौर स्थित शहीद उधम सिंह पार्क में शहीद उधम सिंह के 86वें शहीदी समागम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अखंड पाठ के भोग के बाद कीर्तन का आयोजन किया हुआ है। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से शामिल हुए और शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गुरु महाराज के समक्ष भी मत्था टेका है। कार्यक्रम के दौरान शहीद उधम सिंह कमेटी ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया है, जबकि मुख्यमंत्री ने कमेटी को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके देखो अज का एक बहुत ही अहम दिन है, खाली पंजाब लिए नहीं पर सारे देश। अज शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस है। ये हर साल मनाया जाता है सारे थां ते अज जेडे सनौर हल्के दे इन्हां ने मनाने दे लई नायब सिंह सैनी जी नूं सीएम हरियाणा नूं बुलाया है। तो साडे लिए बहुत फकर वाली गल है कि एक इन्नी हस्ती सीएम साहब ये आउणगे तो लोकां च भी होर जोश पैदा होंदा है। और जेड़ी साडा इतिहास है, जो शहादत उन्होंने उडायर नूं मार के कैम कीती आज़ादी दे विच, वो अज फिर एक बारी सारियां नूं फिर सोचण ते याददाश्त करन च जालंधर में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर टीवी सेंटर स्थित पार्क में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस विधायक आपको बता दें बाबा हेनरी, जिला प्रधान राजेंद्र वेरी सहित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद उधम सिंह को नमन करते हुए उनकी शहादत को देशभक्ति की प्रेरणा बताया। नेताओं ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में माइकल डायर की हत्या की थी। उन्होंने युवाओं से शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेने और उनके बलिदान को याद रखने का आह्वान किया। आपको बता दें खन्ना के गांव बूथगढ़ में नवविवाहित दंपति की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 1 महीने बाद मुख्य आरोपी महिला नवजोत कौर उर्फ दीप को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार महिला से पूछताछ कर ये पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल थे। मामला 22 जून का है, जब करमदीप सिंह और उनकी पत्नी जैस्मिन नागरा ने कथित मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। मामला है हाँ जी, साढ़े 22/6/2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਲੇਟ ਅਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾਗਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਦੀਪੀ, ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਕਮਲ ਦੀਪ ਉਰਫ ਦੀਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਈ ਸੀ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜੈਸਮੀਨ ਨਾਗਰਾ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 160 ਡੇਟਡ 22/6/26 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 BNS तहत मुकदमा दर्ज कर दिता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए राजीव कॉलोनी में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान डॉग स्क्वाड कमांडो और महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। पुलिस के अनुसार 2-3 संदिग्धों के पास मादक पदार्थ मिलने की आशंका है, जिनके खिलाफ ड्यूटी मजिस्ट्रेट
की मौजूदगी में नियमानुसार जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक एनडीपीएस एक्ट में 275 से अधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए 350 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ा अभियान चल रहा है राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 में, क्या कहेंगे? जी, पूरे फरीदाबाद में ही नशे के खिलाफ हम लगातार जो है ड्राइव चला रहे हैं और अभी तक इस वर्ष में लगभग 250 से ज़्यादा FIR जो है वो NDPS जो इलिसिटली जो सप्लाई कर रहे थे उनके खिलाफ हमने FIR रजिस्टर की है, जिनमें एक्शन किया गया है। सर, आज अभी तो उसी कुछ मिला के अंदर हमने राजीव कॉलोनी के एरिया के अंदर हमने कॉपिंग की है। जिस भी एरिया से शहर में पहले पुराने टाइम पे लगातार शिकायतें आती रही हैं या फिर जहाँ पे पहले रिकवरी हुई है, तो ये एहतियातन तौर पे हम इस तरीके की कॉम्बिंग जो है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नेपाल के महेंद्र नगर में बस दुर्घटना में घायल छात्राओं के उपचार में कथित लापरवाही के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और घायलों को बेहतर इलाज की मांग उठाई है। जानकारी के अनुसार काठमांडू से धनगढ़ी जा रही एक बस 28 वैशाख को बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें जनज्योति बहुमुखी कैंपस की छात्रा उर्मिला भट्ट और नीलम ओझा भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रों का कहना है कि पीड़ितों को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करें। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित जिला न्यायालय और लघु सचिवालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर दोनों परिसरों को एहतियातन खाली कराया गया है। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल टीम और पुलिस की विशेष टीमों ने पूरे परिसर की गहन जांच की है, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। एडीसीपी पंचकुला आदित्य सिंह ने बताया कि पुलिस की साइबर सेल धमकी भरे ईमेल के स्रोत और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली आज कि सुबह 10 से 11 के बीच में एक हम मेल प्राप्त हुआ जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी जो बम डिस्पोजल टीम है और हमारी जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो तुरंत मौके पर पहुंची। पहले कोर्ट की जांच शुरू करी गई और वहाँ पे स्निफर डॉग्स को भी घुमाया गया, तो पूरे दफ्तर को खाली करवाया गया और सारे एम्प्लॉइज की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक जिला में कस्बा सांपला के वार्ड नंबर 11 निवासी 40 वर्षीय मनोज अपने घर के कमरे में बेड पर खून से लथपथ अवस्था में मृत मिले। सूचना मिलते ही सांपला चौकी पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक के शरीर पर कई स्थानों पर तेजधार हथियार से निशान मिले हैं। घटनास्थल से एक चाकू और लोहे की एक नोकीली पट्टी भी बरामद हुई है, जिन पर खून के निशान बताए जा रहे हैं। सांपला से सूचना आई थी एक डेड बॉडी उसके घर में है। इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे हैं। FSL टीम का निरीक्षण करा दिया गया, जांच जारी है। क्या शरीर पर चोट के निशान वगैरह कुछ मिले? एक चोट का निशान है जिसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो क्या मौके पर FSL की टीम भी बुलाई गई है? FSL का निरीक्षण करा दिया गया। तो हत्या की आशंका जताई जा रही है फिर? इसमें कुछ नहीं कह सकते, जांच जारी है। तो मृतक की उम्र कितनी होगी? 40 साल उम्र है। विवाहित है? विवाहित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने गिरोह के 3 सक्रिय व शातिर सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एक आरोपी गांव में फर्जी भैंस व्यापारी बनकर घर घर जाता था, जबकि राजू बंजारा और गोपी बंजारा गांव में लहसुन बेचने के बहाने घूमते थे। इसके बाद सभी आरोपी मौके पर पिकअप गाड़ी लेकर पहुंचते और रात के अंधेरे में पशुओं को लाद कर ले जाते थे। इन पशुओं को यूपी के पशु मेलों में बेच दिया जाता था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी CIA कोसली की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके बैकग्राउंड में मैं जानना चाहूँगा कि 11-12 जुलाई 2026 की रात को रोडाई गांव से एक भैंस और एक कटिया चोरी हुई थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और कंसर्न थाना द्वारा तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज की गई और इस
पहले से अंदेशा था कि कोई गिरोह है और इस गिरोह को पकड़ने के लिए सीआईए कोसली की जिम्मेवारी उच्च अधिकारियों द्वारा लगाई गई। सेक्टर 14 में सीवर लाइन के लिए खुदाई के दौरान करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा कोठी नंबर 692 के बाहर उस समय हुआ जब मजदूर सीवर पाइप जोड़ने के लिए गड्ढा खोद रहे थे और जमीन के नीचे से गुजर रही बिजली के लाइन की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान मनीष 55 और शहनशाह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के निवासी थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की शिकायत पर मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक को भूमिगत बिजली लाइन की जानकारी थी, लेकिन मजदूरों को इसकी सूचना नहीं थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेक्टर 16 चौकी से 2 बंदे हैं, मनीष और शहनशाह। उनका अब्रॉड का के माध्यम से हम मेट्रो स्टाफ पहुँचे थे, जो बिजली का करंट लगने के कारण उनकी डेथ हुई है। मकान नंबर 692 के सामने उन्होंने गड्ढे खोदे हुए थे, कुछ सीवर कनेक्शन करवाना था। जो खुदाई चल रही थी गड्ढों की, उसी दौरान उनकी जो भूखी थी लोहे की राड, वो बिजली के कनेक्शन से जा टच हुई, जिससे उनको करंट लगने के कारण डेथ हुई। फोन जब खबर आया पुलिस में सब काम करता है तो फोन किया, कैसे से बात हुआ है। किसकी मृत्यु हो गई है? मेरा देवर के। क्या नाम है उनका? कितनी उम्र है? 32 साल। 32 साल। कहाँ गए थे काम के लिए? 14 सेक्टर। क्या काम था? बिजली काम के लिए गए थे। तो बिजली का काम मतलब क्या कर रहे थे? मतलब बिजली के तार काट रहे थे क्या? खुदाई कर रहे थे। पापा कल सुबह काम करने निकले थे, जैसे रोज जाते वैसे इनका काम था खुदाई जी। अब वहाँ पे खुदाई में कहाँ से केबल के तार आए, क्या आए, करंट हमारे पापा के बिगड़। क्या नाम है उनका? कितनी उम्र है? मनीष। उम्र कितनी है? कुछ 50 साल कुछ ऐसा बता रहे, 55 साल के आसपास है। कोई और भी था उनके साथ? हाँ, एक और है। तो ये दोनों साथ में काम करने गए थे? वो 5 जने थे, 3 तो दूसरे गड्ढे में थे, 2 दूसरे में थे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा से राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का अमर मंत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक से राष्ट्रीयता, राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा को कानूनी मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि ये कदम राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ देश की अस्मिता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव को और सशक्त करेगा। सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में नाबालिग युवती से दुष्कर्म के मामले में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपी तरुण जायसवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सरगुजा पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले को 5000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि आरोपी अपने करीबियों के माध्यम से पीड़ित परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहा है। पिछले कुछ दिवस पूर्व थाना कोतवाली क्षेत्र में जो है एक पॉक्सो का मामला पंजीबद्ध किया गया है। उक्त मामले में आरोपी की पतासाजी की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल आया था जिसमें कि आरोपी की गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द की जाए, इस संबंध में उन्होंने बताया है। उक्त संबंध में जो है सरगुजा पुलिस टीम बना करके लगातार कार्रवाई कर रही है। ये भोपुली का मामला है। एक 14 साल की लड़की है, एक जगह पे तरुण जो जायसवाल है उनके यहाँ वो 2 साल से काम करने जाती थी। अभी कुछ दिन में वो क्या बोलते हैं 20 तारीख को काम करने गई, तो वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं उसका भाई गया था बोलने के लिए कि बहुत लेट हो गया, घर चलो। तो वहाँ पे बोला गया था कि नहीं, ये अभी नहीं आएगी, इसका काम नहीं हुआ है, बाद में आएगी। बेमेतरा जिले के मारो चौकी क्षेत्र स्थित संदेश यूपी ढाबा में तोड़फोड़ और लूट का मामला सामने आया है। ढाबा संचालक का आरोप है कि 26 जुलाई की रात बिल को लेकर विवाद के बाद ग्राम नारायणपुर के सरपंच बिसाहू साहू ने अपने समर्थकों को बुलाया और जिसके बाद 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों और रॉड से ढाबे में तोड़फोड़ की। आरोप है कि हमलावरों ने फ्रीज, कूलर, टेबल, कुर्सियां, सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर तोड़ दिए हैं तथा गले में रखी नकदी भी ले गए हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है।
शक्ति जिला अस्पताल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इलाज के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। दावा किया जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद परिजनों से पैसे मांगे गए। जिला अस्पताल पहले भी विभिन्न विवादों को लेकर चर्चा में रहा है। इससे पहले प्रभारी सिविल सर्जन को एसीबी द्वारा रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था, जबकि खराब व्हीलचेयर का वीडियो भी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर चुका है। अब इस नए वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रबंधन पर फिर सवाल उठ रहे हैं। के न्यूज़ इंडिया वायरल वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है। रायगढ़ में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के लाल टंकी और मिट्ठू मुड़ा इलाके में 2 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में हुई कार्रवाई में 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने देह व्यापार में फंसी 2 नाबालिग बालिकाओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस को रायगढ़ में अनैतिक रूप से देह व्यापार संचालित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मुखबिर से प्राप्त सूचना में लाल टंकी दानीपारा के एक मकान में तथा मिट्ठू मुड़ा दुर्गा चौक के एक मकान में देह व्यापार संचालित करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर से डीएसपी उन्नति ठाकुर के नेतृत्व में थाना जूट मिल, थाना सिटी कोतवाली तथा थाना साइबर थाना का संयुक्त टीम गठित किया गया। योजनाबद्ध रूप से दोनों ही स्थानों पर पहले पॉइंटर भेजा गया और पॉइंटर का जैसे ही संकेत प्राप्त हुआ तो संयुक्त टीम के द्वारा वहां दबिश दी गई। भोपाल में संसद परिसर में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर हुए विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पप्पू यादव को मध्य प्रदेश आने पर मुंह काला करने की चेतावनी देते हुए उन पर भगवान राम के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की चोरी के मामले में सरकार और पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं की आड़ लेकर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। भारतीय जनता पार्टी पे हर एक व्यक्ति आज थू-थू कर रहा है, उसके बावजूद बीजेपी के नेता, बीजेपी के भोपाल के विधायक इस तरह के बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। आज सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी चंदा चोरी और उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीना जोरी करके इस तरह के बयान दे रही है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि आज पूरा समाज आपको देख रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है कि आपके राज में इतना बड़ा छल कपट धर्म के नाम पे आपने करा और आज जनता ने आपको देख लिया क्योंकि इसमें सीधा हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था। संसद के बाहर जो कुछ भी कांग्रेस और सपा और राहुल गांधी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव के नेतृत्व में पप्पू यादव ने जो किया है, ये सनातन पर वैसा ही हमला है जैसे बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने सनातन पर हमला किया था। सोमनाथ का मंदिर जिस तरह लूटा था, अयोध्या का मंदिर वैसे ही तोड़ा था। वैसे ही आज के लोकतंत्र के समय ये तीनों लुटेरे बनकर सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं, भगवान के राम के चित्र को जान पर रख रहे हैं, जमीन पर रगड़ रहे हैं। एक सपा के सांसद में रतलाम के डोसी गांव स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के आपको बता दें EWS फ्लैटों में बकाया राशि के नोटिस चस्पा करने पहुंची नगर निगम की टीम पर पथराव हो गया है। विरोध के बीच हालात बिगड़ने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके से हटना पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में बाद में नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई पूरी की गई। नगर निगम ने 208 बकाया दार हितग्राहियों को 3 दिन के भीतर 1.80 लाख रुपए की बकाया राशि जमा करने का नोटिस चस्पा किया है। आपको बता दें निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर 4 अगस्त से फ्लैट खाली कराने, कब्जा हटाने और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये विगत 6 साल से 400 के लगभग लोग हैं यहाँ पे, 400 फ्लैट है हमारे। इनको हमने शिफ्ट किया था और 20-20 हज़ार मार्जिन मनी भी इनकी जैसे जैसे करके हमने जमा करवाई थी। अब इनको 1,80,000 रुपया और देना है। इनमें से 166 लोगों के हमने बैंक से लोन भी करवाए, लेकिन 6 साल से उन्होंने किस्त का एक पैसा नहीं दिया। इस वजह से बैंक ने भी इन लोगों को लोन देने से इनकार कर दिया। अभी 208 लोग ऐसे हैं, मात्र 20 लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है 400 में से। अभी भी 208 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 साल से रजिस्ट्री नहीं करवाई है।
और 6 साल से लगातार बिजली और पानी इनको चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के गया जिले के शेर घाटी थाना क्षेत्र के झोर गांव में चोरी के शक में 22 वर्षीय पंकज मांझी की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए गांव के कुछ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पहला लड़का हुआ सर कि पहले बार ढूक गया, पहले ढूका से पहले घर में ढूक गया, पायल ले गया, 10 रुपया था, बिस्सा 2 जोड़ा पायल था, बिस्सा था, 10 रुपया था, तो निकाल लिए थाना में अथी लगाई, थाना में गए बच्चे करके चले गए सर। या फिर कल रात ही गया घर गया फिर ढूक गया। कौन सा जगह है? कौन सा गाँव में घुसा था? झावर में ढुका। आपके यहाँ भी घुसा था? हाँ, आपके यहाँ भी घुसा था? ढुका था। क्या ले गया आपके यहाँ से? पायल ले गया था दूध थाने। अच्छा। 10 रुपया ले गया था। अच्छा, तो इससे पहले पुलिस को आवेदन दिए थे? हाँ, परसों दिए थे पुलिस। दिए थे। अब फिर दोबारा घुसा है आज? दोबारा घुसा है आज। और किन के यहाँ घुसा है? घुसा दवा यादव भी घुसा, रात घुस गया, फिर ट्रेनी मांझी घर। अच्छा, रात में? हाँ, तुम्हारा डकैती करके फिर हमें जाकर फिर जाकर खानी लेकर मार दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग पुलिस ने चौपारण थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 3 संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस, एक कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेहद त्वरित कार्रवाई करते हुए चौपारण थाना क्षेत्र के सियरकोनी में स्थित मां गंगोत्री होटल में अचानक छापेमारी की। होटल के कमरे में छिपे ये तीनों कुख्यात अपराधी किसी बड़ी और खतरनाक आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे। पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया है और मौके से एक देसी रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस, कार, मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। यह अहम खबर है, युवक का अधजला शव मिलने के मामले में खुलासा हुआ है। घटना में शामिल महिला सहित 4 हत्या आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सिर पर ईंट मारकर की थी युवक की हत्या। युवक रूपन लाल की हत्या की गई थी। शराब की लहन डालकर जलाने का भी प्रयास किया गया था। मृतक द्वारा शराब चुराने पर हुआ था ये विवाद। हरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नकुरी खुर्द का यह पूरा मामला है। सिर पर ईंट मारकर युवक की हत्या की गई थी। शराब की लहन डालकर जलाने का भी प्रयास किया गया था। थाना हरगांव में एक अधजला शव प्राप्त हुआ था, जिसकी पहचान रूपन निवासी नकुरी खुर्द के रूप में हुई थी। उक्त के संबंध में थाना हरगांव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देश के क्रम में उक्त घटना के अनावरण हेतु सीओ सदर के नेतृत्व में हरगांव पुलिस द्वारा आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में विंदेश, संजय, शांति और अमित हैं। और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि विंदेश और संजय ने इसके सर पर ईंट से प्रहार किया था और प्रहार करने के बाद शराब डालकर इसको जलाने की कोशिश की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। सेमरी गांव में पानी की टंकी का लोकार्पण मंत्री ने किया है। जल जीवन मिशन के तहत संचालित है पेयजल योजना। प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाने का लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया है। जल शक्ति मंत्री महिलाओं से संवाद कर पानी सप्लाई की उन्होंने जानकारी भी ली। आपको बता दें, भाजपा विधायक शाकेंद्र वर्मा से आवास पर मुलाकात भी की। विधायक की मां के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सीतापुर से, जहां कांवड़ मार्ग पर बिजली विभाग का सुरक्षा इंतजाम। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए बिजली विभाग अलर्ट पर नजर आ रहा है। लोहे के विद्युत पोलों को प्लास्टिक त्रिपाल से ढका जा रहा है। बारिश में करंट के खतरे को रोकने की तैयारी। तंबौर से गोला गोकर्णनाथ मार्ग पर विशेष निगरानी। सावन भर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। प्रशासन और विभाग श्रद्धालुओं की सुविधा में जुटे हुए हैं। बारिश में करंट के खतरे को देखते हुए एहतियातन ये प्रयोग किया जा रहा है। तंबौर से गोला गोकर्णनाथ मार्ग पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। विद्युत पोलों पर पॉलीथीन का आवरण लगाया जा रहा है ताकि करंट जैसी स्थिति में लोगों का बचाव हो सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा से अगली खबर है, जहां सपा नेता शेखर शर्मा पर जानलेवा हमला का ये मामला। बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे शेखर शर्मा। स्कूल के बाहर मामूली विवाद के बाद शुरू हुआ बवाल। स्कॉर्पियो सवार 3 से 4 युवकों ने किया पीछा। रास्ता रोककर गाड़ी से उतारकर बेरहमी से पिटाई की गई। हमले में शेखर शर्मा गंभीर रूप से घायल। मुंह, नाक और आंख में आई गंभीर चोटें। एक्सरे में बाईं आंख के नीचे की हड्डी टूटी बताई गई है। आपको बता दें, बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कोतवाली में भी दी गई तहरीर सुरक्षा की गुहार फिलहाल पुलिस से लगाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सेंट मैरीज स्कूल के पास एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसके पश्चात दोनों ही पक्षों के बीच में वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा हो गया। इस प्रकरण में दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें आई है और मजरूबों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। दोनों ही पक्षों से तहरीर प्राप्त की गई है और आगे की विधिक कार्रवाई साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। मैं जा रहा था बच्चों को लेने, बच्ची आई हमारी बैठ गई गाड़ियों में, एक लड़का खड़ा रहा पीछे, हमने थोड़ी सी गाड़ी बैक करी तो उसे डिग्गी में हाथ मारा कि उसने कहा चढ़ाएगा क्या, तो जो है भाई साहब से भाई साहब ने कहा कि भैया आपकी लगी तो नहीं। कौन भाई साहब? शेखर शर्मा जी हमारे मालिक हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि लगी तो नहीं, तो उन्होंने कहा क्या जब चढ़ा दोगे तभी, तो उसने जो है बदतमीजी से गाड़ी कुत्ताई करने लगा। तो भाई साहब ने कहा यार इनवाइट करो, चलो लेकर चलते हैं। भाई साहब ने गाड़ी अपनी जो है बढ़वा के हमसे कह लेके चलो बच्चों को चलने लगे और आपके भाव का पेट्रोल पंप है वहाँ से हमने देखी गाड़ी के हारन देते हुए हमको खदेड़ रहा था। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को कथित तौर पर कागजों में मृत दिखाकर लाखों रुपए के लोन लेने का मामला सामने आया है। खानपुर गुर्जर निवासी जाबिर का आरोप है कि उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बैंकों में जमा किया गया और उनकी पत्नी के दस्तावेजों के आधार पर कई लोन लेकर धोखाधड़ी की गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब बंधन बैंक के कर्मचारी जांच के लिए उनके घर पहुंचे और यह बताया कि बैंक रिकॉर्ड में उन्हें मृत दर्शाया गया है। पीड़ित ने पंचायत सहायक समेत 2 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर करने और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। जी, मेरा नाम एडवोकेट तौसीफ है, मैं खानपुर गुज्जर से हूँ। अच्छा, आज आप लोग थाने आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत सहायक हैं साबिर, उसने गांव में हमारे पास 2 के सबूत हैं, 2 आदमियों की जिंदा व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र के। उसने जिंदा व्यक्तियों के काफियों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रखे, क्योंकि अभी एक प्रकरण सामने आया था 7 तारीख में पेंशन गिरी थी, विधवा पेंशन। वो बहुत सारी ऐसी महिलाओं के अकाउंट में डली जो जिंदा हैं और उनके खाते में विधवा पेंशन आई। हमने जब उसकी जांच की तो पता चला ये विधवा पेंशन है। उसकी शिकायत उनके पति भी जिंदा है और वो भी जिंदा है। ये इसलिए पहुंचे जी गंगोह थाने, हमारा एक मृत्यु प्रमाण पत्र बना रखा और जी मारे से लोन कराया गया था। 2 लोन मुझे कराए थे अपने मतलब के लिए, जो अपनी जरूरत के लिए। तीसरा लोन कराया उन्हें ये कह करके अब तेरे तीसरा लोन हो गया, खाते में पैसे आ गए। पैसे जो खाते में आए, घरवाली के खाते में से पैसे निकलवा के दोनों ने अद्धा बांट लिए। 1 लाख रुपए का लोन था। बांटने के बाद इसने कहा ये पैसे किस लिए रखे आपने? उन्हें कहा कि ये तुम्हारा लोन माफ करा देंगे हम। अगली खबर कानपुर से है, जहां जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट फोरम कानपुर के तत्वाधान में आज सिविल लाइंस स्थित यूनाइटेड पब्लिक स्कूल सभागार में कनपुरिया अड्डे पुस्तक का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के साहित्यकारों, पत्रकारों, समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कनपुरिया अड्डे पुस्तक कानपुर की जीवंत संस्कृति, स्थानीय बोली, ऐतिहासिक विरासत और शहर के अनूठे किस्सों को संजोने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक नई पीढ़ी को कानपुर की पहचान और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में पुस्तक का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए पुस्तक को शहर की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। देखिए, मुझे लगता है कानपुर अड्डेबाजी की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे छात्र कोई नहीं है। यहाँ पे जितने हैं कानपुरी वो उस अड्डेबाजी की यूनिवर्सिटी के सब वीसी हैं। ठीक है, ये सब वाइस चांसलर हैं, सारे कुलपति हैं, एक से एक ज्ञान है सबको यहाँ पर। और आज ये जो किताब है महेश शर्मा जी की, मतलब महेश शर्मा को जिसने नहीं पढ़ा उसने किसी को नहीं पढ़ा। उसमें शानदार तरीके उन अड्डेबाजियों का जिक्र है। अड्डेबाजी कानपुर में आपको कानपुरिया भाषा सिखाती है, भाषा शैली सिखाती है, वाक्य सिखाती है, वाक्य विन्यास सिखाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बात कहने के बाद जो आखिरी दम है उसमें, वो यहाँ की गाली जिसको कहते हैं। देखिए, गाली को गलत लेने की जरूरत नहीं है। इस समय जेनजी पर सबसे बड़ा अटैक गाली को लेकर लग रहा है ना। देखिए, कानपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है और जो अड्डा संस्कृति होती है इसमें आइडिया एक्सचेंज होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और इसके साथ
हंसी ठिठौली भी होती है, एक सामंजस्य लोगों में बना रहता है, लोकाचार होता है। तो ये कानपुर की बड़ी पुरानी संस्कृति धीरे धीरे इसका लोप हो रहा है। हमारी इस पुस्तक के लिखने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इस कल्चर की कानपुर के पानी की तासीर है और कानपुर की जो संस्कृति और सभ्यता है, हमने कोशिश की है कि इस पुस्तक को उसका जीवंत दस्तावेज बना के रखा जाए ताकि आने वाली जनरेशन को, क्योंकि अब ये डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है, लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आइडिया एक्सचेंज करते हैं, इमोजी डाल के ठठा के मतलब हंसते नहीं है, लेकिन वो इमोजी से अपना अभिव्यक्ति कर देते हैं कि साहब हम खुश हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के धरहरा चट्टी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार से आ रही एक अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जबकि चिकित्सकों ने 2 को वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किए हैं। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम ढक्का में दलित परिवारों के मकानों पर कई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में भीम आर्मी के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, मुआवजा और पुनर्वास देने की मांग की। भीम आर्मी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि दलित समाज के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसमें कुछ युवक हथियार लहराते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहा है युवक उत्तराखंड के रहने वाले हैं और गांव में पहुंचकर दबंगई का प्रदर्शन कर रहे थे। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और उसमें शामिल लोगों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 31/7/2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध असलहों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेकर थाना रामपुर मनिहारन में तहरीर प्राप्त कर अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। औरैया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भगवतीपुर यानी भाऊपुर में 2.64 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनाया गया ट्रामा सेंटर आज बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों के अभाव में बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। शासन स्तर से अब तक न तो पर्याप्त बजट मिला है, न ही जरूरी मशीनें और न ही नियमित स्टाफ की तैनाती हो पाई है, जिससे ये सेंटर मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। सीएमओ द्वारा 12 फरवरी 2026 को जिले से डॉक्टर समेत 14 कर्मचारियों की तैनाती कर किसी तरह ओपीडी का संचालन शुरू कराया गया था। शुक्रवार को जब करीब 25 मरीज इलाज के लिए पहुंचे तो पर्चा काउंटर पर डॉक्टर के बजाय केवल एक वार्ड बॉय मौजूद मिला। अब हालांकि ओपीडी यहाँ पे चालू हो गई है, रोजाना डॉक्टर बैठते हैं, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय सभी ड्यूटी पर रहते हैं जी। अब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे यहाँ पे बजट के लिए सीएमओ साहब ने बोला हुआ है बजट आवंटन होगा, उसके बाद डीडीओ कोर्ट अलॉट होगा। थोड़ा सा ये हाईवे से हट के होने की वजह से यहाँ पे अभी आसपास के गांव के क्षेत्र के लोग कम अभी जान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं होंगी, एम्बुलेंस भी आनी है। सीएमओ साहब बोल रहे थे कि एम्बुलेंस जो आनी है यहाँ पे वो अभी चिचौली में है, वहाँ से यहाँ कर दिया जाएगा। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के कैथा गांव में किसान की कुल्हाड़ी से हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी दृग सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। 2 दिन पहले हुई इस वारदात में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।
कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र स्थित यश कोठारी चौराहे पर युवतियों से छेड़छाड़, अश्लील इशारे करने और फप्तियां कसने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आपको बता दें 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपी बिना नंबर की बोलेरो छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लेकर चेसिस नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान निकेत यादव, आदित्य चौहान, देवराज उर्फ शिवा, कौशल यादव और राघव यादव निवासी गंभीरपुर के रूप में किए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है। एटा जनपद के थाना आवागढ़ क्षेत्र के एक गांव से अत्यंत दिल दहला देने वाली आपको बता दें घटना सामने आई है, जहां घर में बच्चों के साथ सो रही एक विवाहिता के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए विरोध करने पर पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की, गला दबाकर हत्या का प्रयास किया और उसे करंट भी लगाया। आरोप है कि देर रात को घर में घुसकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। विरोध जताने पर आरोपी ने महिला को प्रताड़ित किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, गला दबाकर जान लेने की भी कोशिश की गई तथा उसे करंट लगाया गया। मामले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद जब महिला अकुलाहट में अछूत हुई तो हमलावर उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं गंभीर हालत के चलते पीड़िता को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बंडवा गांव में दबंग द्वारा मां बेटे और बीच बचाव करने आए व्यक्ति के साथ लाठी डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है और जाँच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का